हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कौशल और आप देख रहे हैं सिंपली शाला। आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक लेके आया हूं। तो गैस कीजिएगा कि टॉपिक कौन सा है। सो आई होप आपको बिल्कुल गैस लग गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं वर्क पावर एंड एनर्जी, डब्ल्यूपी। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं डब्ल्यूपी के शॉर्ट नोट्स हम देखने वाले हैं। शॉर्ट नोट्स तो बस नाम है, कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे पूरा बताया जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे और आज इस सेशन को शुरू करते हैं। तो एक बार हम WPE का यहाँ पे वेटेज देख लेते हैं कि कितना वेटेज आपका एक्चुअल एग्जाम में रहता है। अगर मैं जेई मेन की बात करूं तो आपका 1 से 2 क्वेश्चन रहता है और आपका जे एडवांस में आपका लगभग 1 क्वेश्चन WPE से आपका रहता है। चलिए फिर शुरू करते हैं अपने सेशन को। सबसे पहले यहाँ पे एक नाम आता है वर्क का, तो यहाँ पे हम वर्क को डिफाइन करेंगे कि मेरा वर्क क्या है। आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये जो लड़का है ये अपना पूरा ताकत लगा रहा है यहाँ पे इस ब्लॉक को मूवमेंट कराने में। तो यहाँ पे F1 ये फोर्स लगा रहा है और इस ब्लॉक को इधर की तरफ डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा है, बट ये नहीं कर पाता इस फोर्स से। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा दम और लेके आता है, फोर्स की वैल्यू बढ़ाता है और अब की बार F2 फोर्स है, इसने इस बॉक्स को कुछ डिस्प्लेस कर दिया है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि वर्क डन हुआ है। इसका मतलब फिजिक्स की भाषा में हम वर्क डन कब कहेंगे, जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। कौन सी? एक आपके पास में फोर्स होना चाहिए और सेकंड कंडीशन आपकी डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हम फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क कहेंगे। तो सर, क्या कोई मजदूर एक जगह पे बैठा बैठा पत्थर तोड़ रहा है तो क्या हम कहेंगे कि उसका वर्क डन जीरो है फिजिक्स की लैंग्वेज में? जी हाँ, बिल्कुल उसका वर्क डन जीरो है। चलिए समझते हैं वर्क डन को थोड़ा सा और डिटेल में। तो वर्क डन बेसिकली मेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ये मेरा फोर्स है, अगर ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास में एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कोई भी एक ऐसा वेक्टर नहीं है जो डायरेक्शन को शो कर सके, तो ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो मेरा वर्क डन है वो मेरी स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर, और एसआई में हम क्या बोलेंगे इसको? जूल। ठीक है। चलिए, आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि आपका वर्क डन जो है वो प्रोडक्ट है किसका? यहाँ पे प्रोडक्ट है ये डिस्प्लेसमेंट का और फोर्स का, वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। थोड़ा सा और समझाइए। यहाँ पे देखिएगा, मैंने कहा कि जो वर्क डन है वो बेसिकली है आपका फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। तो ये मेरा फोर्स है, इसका कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा? इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये कंपोनेंट होगा जिसको हम कहेंगे एफ साइन थीटा, और एक ये कंपोनेंट होगा जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, जो कि आपका क्या है? एफ कॉस थीटा। तो ये प्रोडक्ट होगा एफ कॉस थीटा का और डिस्प्लेसमेंट का। तो इस प्रकार से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। और अल्टीमेटली क्या आ रहा है? डॉट प्रोडक्ट ही आ रहा है। या दूसरी भाषा में भी हम देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के डायरेक्शन में एंड उस फोर्स का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये होगा और एक ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। तो ये मेरा कंपोनेंट इस फर्स्ट डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट? एस कॉस थीटा का। तो ये मेरा जो वर्क डन है ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा किसका? एस कॉस थीटा का और फोर्स का। तो ये मेरा क्या होगा? वर्क डन। तो आप किसी भी तरीके से इसको समझ सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बस ये ध्यान रखिए कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ही मेरा क्या होता है? वर्क डन होता है। चलिए, वर्क डन मेरा पॉजिटिव है, नेगेटिव है एंड जीरो भी हो सकता है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि वर्क डन अगर स्केलर है तो नेगेटिव नहीं हो सकता है। ऐसा अगर आपके दिमाग में है तो उसको, उस ख्यालात को एकदम आप खत्म कर दीजिए। वर्क डन आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिपेंड अपॉन द थीटा होगा, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल पे डिपेंड करेगा। जैसा कि हम सबको पता है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एंगल आपका एक्यूट एंगल है, मतलब कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है, तो इस इंटरवल में कॉस थीटा मेरा पॉजिटिव होता है, तो मेरा वर्क डन मेरा पॉजिटिव आएगा। अगर यही थीटा मेरा ऑब्ट्यूज होता है, मतलब कि यही एंगल मेरा अगर 90 से बड़ा होता है, 90 से बड़ा होता है, तो यहाँ पे 90 से और 180 के इंटरवल में cos थीटा नेगेटिव होता है, तो मेरा वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। वहीं अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री हो, तो मेरे पास में वर्क डन यहाँ पे क्या आ जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि cos 90 मेरा जीरो होता है। अगर हम इस वर्क डन को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखना चाहें तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि फोर्स फोर्स को हमने लिख दिया एक्स वाई और जेड कॉम्पोनेंट, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में और वेक्टर के साथ में, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। तो हम यहाँ पे अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा। और आप सिंपली इस बात से ये भी समझ सकते हैं कि वर्क डन आप
एक्स डायरेक्शन में निकालो, वाई डायरेक्शन में निकालो और जेड डायरेक्शन में निकालो, तीनों को ऐड कर दो, वो आपका टोटल वर्क डन हो जाएगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अभी तक हमने देखा कि एक कांस्टेंट फोर्स, एक सिंगल कांस्टेंट फोर्स लग रहा था तो हम उसको वर्क डन कैसे निकाल रहे थे। अब हमें देखना है कि कांस्टेंट फोर्स ही लग रहे हैं बट मल्टीपल फोर्स लग रहे हैं, एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं, तो उस केस में वर्क डन क्या होगा। सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, इंडिविजुअल जो भी कांस्टेंट फोर्स लग रहे हैं वन बाय वन सबका वर्क डन निकालो, सबको ऐड कर दो, मतलब सबका अलजेब्रिक सम कर दो, आपके पास में आपका टोटल वर्क डन आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास में F1, F2 एंड F3 लाइक दैट Fn, ये इतने फोर्सेस लग रहे हैं, तो इनकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है तो उसका हमें इंडिविजुअल फोर्स की वजह से वर्क डन मिल जाएगा, और उनका अगर हम अलजेब्रिक सम कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, मेरे पास में नेट वर्क डन यहाँ पे आ जाएगा। भाई बड़ा सिंपल है। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं वर्क डन बाय द ग्रेविटी। माय डियर स्टूडेंट्स, जितने फोर्स होंगे उनकी वजह से वर्क डन अलग अलग होगा आपका। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली पहले हम ग्रेविटी फोर्स की बात करेंगे, ग्रेविटी फोर्स की वजह से कितना वर्क डन होता है। ग्रेविटी फोर्स में वर्क डन मतलब कि फोर्स, हमें सिर्फ ग्रेविटी फोर्स को कंसिडर करना, कोई दूसरा फोर्स कंसिडर मत कर लेना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो बॉल है ये यहाँ पे है, और इस बॉल को मैं अगर थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊं, मान लो कि मैं बी पोजीशन पे इसको लेके गया, अब ए से बी तक पहुंचाने में, मतलब कि इस एच हाइट कवर करने में मुझे कितना काम करना पड़ा होगा, मुझे नहीं, ग्रेविटी को। तो कैसे पता करेंगे, देखो यहाँ पे वर्क डन ए टू बी बाय द ग्रेविटी कितना होगा, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इनटू में कॉस थीटा। फोर्स क्या लग रहा है भैया, फोर्स ग्रेविटी फोर्स की बात हो रही है, तो ग्रेविटी फोर्स है आपका एम इन टू जी, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपका ऊपर डायरेक्शन में लग रहा है। तो फोर्स कितना हो गया, एम जी हो गया, और डिस्प्लेसमेंट एच हो गया, और इन दोनों के बीच में जो एंगल हो गया वो 180 हो गया, तो क्या आ गया मेरा, माइनस एम जी एच। वहीं अगर मुझे ये देखना हो कि बी से ए तक लाने में, बी से ए तक लाने में कितना वर्क डन किया होगा, तो बी से ए तक लाने में आपका यहाँ पे कितना वर्क डन होगा, इससे उल्टा हो जाएगा। बी से ए तक आने में यहाँ पे फोर्स आपका इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, एंगल 0 है इस केस में, तो आपका क्या आ जाएगा, एम जी एच जो है वो वर्क डन आ जाएगा बाय द ग्रेविटी। ठीक है, तो ये आपका वर्क डन बाय द ग्रेविटी, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं वर्क डन बाय द स्यूडो फोर्स। सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि स्यूडो फोर्स होता क्या है। तो स्यूडो फोर्स तब पिक्चर में आता है जब आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। सर नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, जब आपका ऑब्जर्वर या आप जिस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो एक्सेलरेटिंग मीडियम में है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है, तब उसके अंदर स्यूडो फोर्स उसको फील होता है। सर वो फोर्स कहाँ लगता है, वो जो आपका फ्रेम जिस डायरेक्शन में जा रहा है उससे अपोजिट लगता है, और उसी एक्सेलरेशन का लगता है, मतलब फ्रेम की एक्सेलरेशन का ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फील होता है, जिसको हम स्यूडो फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ट्रॉली है और ये मेरा एम मास है, और इस एम मास पे बेसिकली मुझे देखना है कि जो मेरा स्यूडो फोर्स लगेगा उसकी वजह से, स्यूडो फोर्स जो लगेगा उसकी वजह से कितना कितना वर्क होने वाला है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो फ्रेम है आपका, और यू कैन सी जो ट्रॉली है, ट्रॉली जाएगी इस तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है आपका एक्सेलरेटिंग मीडियम में है ना, एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है, तो इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगेगा, किस तरफ लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। जो फ्रेम जा रहा है, फ्रेम जा रहा है इस डायरेक्शन में, लेट मी चेंज द कलर, फोर्स जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो आपका यहाँ पे जो स्यूडो फोर्स है वो लगेगा इस डायरेक्शन में, राइट। और कितना लगेगा, इसका मास मल्टीप्लाई बाय में जो भी फ्रेम का एक्सेलरेशन है, इतना इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो एम में क्या हो गया आपका, स्यूडो फोर्स हो गया, राइट। तो स्यूडो फोर्स हमें पता है कि जैसे हम गाड़ी में बैठे होते हैं तो एकदम से गाड़ी जब एक्सेलरेट करती है तो हमें पीछे की तरफ झटका लगता है, वो स्यूडो फोर्स ही होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या वर्क डन आ जाएगा, आपका फोर्स आ गया आपका एम में, और इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, अगर डिस्प्लेसमेंट एल किया तो यहाँ पे एम ए एल मेरा वर्क डन हो गया बाय द स्यूडो फोर्स। नाउ थर्ड फोर्स की बारी आती है जो कि है आपका स्प्रिंग फोर्स। यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स में देखते हैं कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे पास में हुक्स लॉ कहता है कि जो भी आपका फोर्स है, जो भी आपका रिस्टोरिंग फोर्स है, वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो भी आप डिफॉर्मेशन करते हैं, राइट। जब डिफॉर्मेशन किसके अंदर, स्प्रिंग के अंदर। जैसे कि मान लो स्प्रिंग है और ये x1 पोजीशन पे है, राइट, ये इसकी नेचुरल लेंथ भी हो सकती है या कोई स्ट्रेच्ड लेंथ भी हो सकती है। x1 अपन इनिशियल लेंथ मान लेते हैं, कुछ भी हो। हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, एफ को थोड़ा बढ़ाते हैं, इसको स्ट्रेच करते हैं, इसको इलोंगेट करते हैं। जब आप इसको इलोंगेट करोगे तो एक रिस्टोरिंग फोर्स जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, उसी को हम स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं,
रिस्टोरिंग फोर्स क्यों बोलते हैं? जैसे ही आप ये एक्सटर्नल फोर्स को हटाओगे, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है इसकी वजह से ये जो स्प्रिंग है आपकी, ये अपनी पोजीशन को रिगेन कर लेगी, अपनी स्टेट को रिस्टोर कर लेगी। तो यहाँ पे इस फोर्स की वजह से, इस एक्सटर्नल फोर्स नहीं, इस फोर्स की वजह से हमें निकालना है कि कितना वर्क डन हुआ होगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे आप एक काम कीजिएगा, एक छोटा सा सेक्शन काट लीजिएगा। यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन ले लेते हैं हम, dx सेक्शन ले लेते हैं। तो हर एक सेक्शन पे क्या कितना लग रहा है आपको, fs लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, तो ये आपका dx सेक्शन हमने ले लिया है इतना। और इसमें हम क्या करेंगे कि इतने यहाँ से यहाँ तक dx पहुँचाने में मुझे वर्क डन लगा होगा dw, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा मेरा जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और हमें इनिशियल से फाइनल लेंथ पे अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, इनिशियल से फाइनल लेंथ पे अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, मेरे पास में वर्क डन आ जाएगा, है ना, जो कि कितना आ जाएगा मेरा सिंपल इंटीग्रेशन से हाफ के x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। तो के क्या है यहाँ पे, स्प्रिंग कांस्टेंट है। व्हाट इज के हियर, स्प्रिंग कांस्टेंट, राइट। तो ये मेरा हो गया वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। ये x1 कुछ भी हो सकता है, अगर नेचुरल लेंथ है तो x1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और फर्दर अगर कुछ स्ट्रेच्ड पोजीशन है तो वो मेरा कुछ भी पोजीशन हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। नाउ अब बारी आती है आपकी वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। सर अब तक जो आपने केसेस करवाए हैं वो तो कांस्टेंट फोर्स की वजह से जो वर्क डन हमें मिलता है वो आपने बताया है। अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ में फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही हो, या मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहें कि फोर्स जो है वो फंक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट का एक्स का, तो उस केस में हम वर्क डन कैसे निकालेंगे, इसमें भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल होगा। देखिएगा कैसे निकालेंगे। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फोर्स है और एक्स का यहाँ पे ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर एक पॉइंट में फोर्स की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस सेक्शन में कैसे, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें कैसे निकालना है वर्क डन। तो आप एक छोटा सा सेक्शन ले लीजिए, ये हमने छोटा सा सेक्शन ले लिया। कितना सेक्शन ले लिया हमने, dx सेक्शन ले लिया। तो इस सेक्शन का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा इसका, dA एरिया हो जाएगा, dA मेरा एरिया हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा भाई, दिस जो कि है f मल्टीप्लाई बाय दिस, है ना। तो मेरा हो जाएगा f इंटू में dx, ये मेरा एरिया आ गया। अब अगर मुझे यहाँ पे टोटल एरिया निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x1 से x इनिशियल से x फाइनल मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये मैं अगर इंटीग्रेट कर दूँ, ये मैं इंटीग्रेट कर दूँ x इनिशियल से x फाइनल, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है उसका एरिया अंडर द कर्व है ना, इंटीग्रेशन क्या बताता है, एरिया अंडर द कर्व ना, एरिया अंडर द कर्व मुझे क्या देता है, वर्क डन देता है। तो एक स्मॉल सेक्शन काटना है और इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे आपको इंटीग्रेट कर देना है, आपको क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा वेरिएबल फोर्स की वजह से। तो ये जो मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। सिंपली अगर आपको ग्राफ दिया हो f और x में, तो एरिया निकाल दो, वर्क डन आपको मिल जाएगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम यहाँ पे इसे आसानी से लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं है। चलिए अब हमने बात की है यहाँ पे वेरिएबल फोर्स की बात की है, हमने ग्राफ की बात की है, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन की भी बात कर लेते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो अपर वाला जो एरिया है, ऊपर की तरफ एरिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव वर्क डन है। जैसे कि अगर मैं फिगर 2 में देखूं तो यहाँ पे A1 क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव वर्क डन, और A2 क्या शो कर रहा है, नेगेटिव वर्क डन यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। और अगर हमें नेट वर्क डन निकालना हो, टोटल वर्क डन निकालना हो, तो हमें सब जो एरियाज है उनको ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास में यहाँ पे टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो बेसिकली टोटल वर्क डन क्या होगा, यहाँ पे अलजेब्रिक सम ऑफ द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकाल सकते हैं। अब बारी आती है मेरी एनर्जी की। तो सबसे पहले बात तो एनर्जी क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए। तो एनर्जी का सिंपल डेफिनेशन जो एकदम हम स्कूल लेवल पे पढ़ते हैं, 9th-10th में पढ़ते हैं, एबिलिटी टू डू वर्क, है ना, इसी को एनर्जी कहते हैं। तो वहीं पे हम पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी पिक्चर में कब आती है डियर स्टूडेंट्स, जब आपका सिस्टम जो है वो मोशन के अंदर होता है ना, जो पार्टिकल है या कुछ भी बॉडी है वो मोशन में होती है, तो वहाँ पे जो एनर्जी पोजेस होती है वो बेसिकली आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अगर m मास की बॉडी है और ev वेलोसिटी से जा रही है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हो जाएगी आपकी हाफ mv²। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। और वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब क्या है कि वो डायरेक्शनल इंडिपेंडेंट है। काइनेटिक एनर्जी कभी भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। और इसका जो आपका मैग्नीट्यूड है दैट इज हाफ mv²। वहीं पे आता है, अगर जब मास एंड वेलोसिटी की हम बात करते हैं तो लीनियर मोमेंटम की जरूर बात करनी पड़ेगी हमें।
तो लीनियर मोमेंटम भी क्या होता है आपका, अगर कोई m मास की बॉडी v वेलोसिटी से जा रही है तो उनका जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लीनियर मोमेंटम की टर्म्स में यहाँ पे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, जिसको हम स्मॉल p से बेसिकली डिनोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल p से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये मेरा मोमेंटम है जो कि वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये प्रोडक्ट है आपका मास और वेलोसिटी का। और अगर यहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को कनेक्ट करने की कोशिश करूँ, कोरिलेट करने की कोशिश करूँ, रिलेशन निकालने की कोशिश करूँ, तो कैसे निकल सकते हैं? देखो काइनेटिक एनर्जी, चलो के से डिनोट कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे आप एम से मल्टीप्लाई करो और एम से डिवाइड करो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी आपकी एम वी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। माय डियर स्टूडेंट्स, एम वी क्या होगा, पी होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वायर, और आप ये कह सकते हैं पी इज इक्वल टू 2km। ये आपका रिलेशन आ गया जो कि हमने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। हाँ, एक बात और मैं बता दूं कि आप ये जो लेक्चर चल रहा है इसका एनोटेड पीडीएफ अगर आपको चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल जो है सिंपली शाला का, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप। उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। और लेक्चर अगर अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। यही हमारा मोटिवेशन है। चलिए ये स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम की। बहुत ही सिंपल है वर्क एनर्जी थ्योरम, कुछ भी नहीं है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है कि वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि जो आपका टोटल वर्क डन है ना, टोटल वर्क डन बोले तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेस, दैट इज माय टोटल वर्क डन, है ना। टोटल वर्क डन जो है मेरा, मैंने सब वर्क डन को ऐड कर दिया है, वो मेरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। काफी सारी प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व होती है, बट यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात होती है कि आपको वर्क डन जो है, अगर आपने एक फोर्स भी मिस कर दिया, किसी एक वर्क डन को भी मिस कर दिया, तो आपकी प्रॉब्लम गलत हो सकती है। तो बड़ा ही ध्यान से वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई किया जाता है न्यूमेरिकल्स के अंदर। अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर आपको भी डाउट रहा है कभी ना कभी कंजर्वेटिव में और नॉन कंजर्वेटिव में, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हाँ, रहा है और है अभी तो आज क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज था तो और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। चलिए कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, ये जो ए पोजीशन है और ये सी पोजीशन है, ये जो बॉल है ना, मुझे ए से सी पे पहुंचानी है, ए से सी पे पहुंचानी है। तो ये मुझे ए से सी पे पहुंचानी है, तो मेरे पास में एक तो ए से बी गया और बी से सी गया। एक तो ये ऑप्शन है, ये पहला पाथ ही होगा। दूसरा ऑप्शन है कि ए से मैं सीधा सी पे ले जाऊं, राइट। थर्ड ऑप्शन भी आपको दिख रहा है कि ए से डी गया और डी से सी गया। ये तीन रास्ते हैं मेरे पास में ए से सी तक पहुंचाने में। सबसे पहला पॉइंट आपने क्या देखा कि वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता कंजर्वेटिव फोर्सेस पे। सर समझ में नहीं आया, इस डायग्राम से थोड़ा समझाओ। देखो, मैं पाथ फर्स्ट एंड थर्ड लेता हूं, यहां पे मुझे वर्क डन निकालना है बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, ग्रेविटी। तो कुछ एग्जांपल्स हैं कंजर्वेटिव फोर्स के, जैसे ग्रेविटी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहां पे जो अंडर द ग्रेविटी अगर मैं वर्क डन निकालूं फर्स्ट केस के लिए, तो ए से बी तक पहुंचने में कितना आपका वर्क डन करना पड़ेगा आपको, ए से बी तक पहुंचने में। देखो, आपका फोर्स लग रहा है mg नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ 90 डिग्री का एंगल, तो इस केस में तो कितना है, जीरो वर्क डन। बी से सी पहुंचाने में नीचे लग रहा होगा आपका mg, ऊपर आपने डिस्प्लेसमेंट की तो कितना आया, -mgh। चलो ये तो आ गया फर्स्ट के लिए, फर्स्ट के लिए वर्क डन कितना आ गया, -mgh। अब मैं बात कर लेता हूं थर्ड की। तो यहां पे ए से डी तक पहुंचाने में कितना समय लगा होगा, ए से डी तक पहुंचाने में, ए से डी तक पहुंचाने में मुझे लगा, नीचे लग रहा है मेरा mg और ऊपर लग रहा है मेरा h, 180 का एंगल है। तो यहां से यहां तक पहुंचाने में, मतलब थर्ड पाथ की बात कर रहा हूं, -mgh प्लस में d से c पहुंचाने का। तो यहां पे भी देखें हम, तो नीचे लग रहा है फोर्स और ये 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे जीरो हो गया। तो फर्स्ट में और थर्ड में दोनों में वर्क डन क्या रहा है, mgh। यस और नो? तो इसका मतलब वर्क डन जो है आपका कंजर्वेटिव फोर्स का, वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। ठीक है, और वर्क डन राउंड ट्रिप में, मतलब साइक्लिक प्रोसेस में, ए से बी गया और बी से ए आया, ए से बी गया और बी से आया। अब इसका नेट वर्क डन निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, जीरो आएगा। टोटल एनर्जी आपकी कांस्टेंट होती है, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस में, एंड वर्क डन जो है वो कंप्लीटली रिकवरेबल है। ये हमारे कंजर्वेटिव फोर्स की बात हो गई।
चलिए अब देखते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर जो आपका वर्क डन होता है वो एक्चुअल पाथ डिपेंडेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे ए, इस एप्पल को हमें ए से सी तक पहुंचाना है, तो यहाँ पे इस ये जो सरफेस है ना, ये जो आपको टेबल दिख रहा है ना, इसका हमने आपको एक टॉप व्यू दिखाया है। तो ए से यहाँ पे पहुंचाना है, बेसिकली यहाँ पे पहुंचाना है ना, यहाँ से इधर पहुंचाना है। तो बेसिकली हमें ए से सी पे पहुंचाना है। तो एक रास्ता हो गया, ए से बी गया, मतलब यहाँ से गया फिर यहाँ पहुंचा, ए से बी गया फिर बी से सी गया। दूसरा रास्ता हो सकता है सीधा ए से सी चला गया, और थर्ड रास्ता हो सकता है ए से डी गया और डी से सी गया। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आपका सबसे बढ़िया एग्जांपल है फ्रिक्शन फोर्स का। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन, आप सबको पता है कि फ्रिक्शन जो है वो एक्चुअल पाथ डिपेंडेंट एक फोर्स है, वो लेंथ ऑफ द पाथ पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो ए से बी तक पहुंचने में जो आपका फ्रिक्शन लगा, उसका पाथ जो है वो एक अलग पाथ है, इसका ये अलग पाथ है, इसका ये अलग पाथ है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा एक इस अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये यहाँ से जाएगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और ये पाथ अलग अलग है, तो आपका जो वर्क डन आएगा वो भी अलग अलग वर्क डन आएगा। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। यहाँ पे अगर हम देखें तो राउंड ट्रिप में भी फिर आपका जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा राउंड ट्रिप में जीरो? देखिए, अब यहाँ से अगर मैं बात करूं कि ये जो फोर्स है आपका, ये इस डायरेक्शन में लगेगा, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स में हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन, दोनों के बीच में 180 एंगल, तो हमेशा माइनस का वर्क डन आएगा। जब आप सबको राउंड ट्रिप में सबको एड अप करोगे तो वो माइनस समथिंग सम अप करोगे तो वो माइनस समथिंग आएगा, कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो राउंड ट्रिप में भी आपका क्या है, राउंड ट्रिप में भी आपका जीरो वर्क डन कभी नहीं आएगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में। ठीक है, चलिए अब यहां से देखिए एनर्जी डिसिपेशन, यहां पे देख रहे हैं आप कि वर्क डन जो है बाय द वर्क डन जो है बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वो क्या है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव वर्क डन का मतलब एनर्जी का डिसिपेशन होना है। ठीक है ना, चलिए अगर एनर्जी आपका डिसिपेट हो रहा है तो वर्क डन कभी भी कंप्लीटली क्या नहीं हो सकता, कभी भी कंप्लीटली रिकवर नहीं किया जा सकता, कभी भी रिकवर नहीं किया जा सकता। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के, राइट। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो आप सबको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी पिक्चर में कब आती है। पोटेंशियल एनर्जी आपकी पिक्चर में तब आती है जब आप किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर दें, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दें, तो पोटेंशियल एनर्जी पिक्चर में आती है। यहाँ पे हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को। तो आप एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना हमेशा कभी भी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ पे देखिएगा, ये जो बॉल है ना, एम मास की बॉल इनिशियली इस पॉइंट पे थी, इस पे डेटम पे लिया है। डेटम का मतलब होता है जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल। सर क्या मैं यहाँ पे डेटम ले सकता हूँ? भाई बिल्कुल ले सकता है। यहाँ पे ले सकता हूँ? कि हाँ बिल्कुल ले सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको। तो यहाँ पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल ले लिया आपने, और ये एम मास की बॉल यहाँ पे गई है, ये इसकी इनिशियल स्टेट है और ये इसकी फाइनल स्टेट है। तो यहाँ पे कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे? तो आप बस ये फॉर्मूला लगा दो, क्या कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ये लगाया हमने, तो ये आ गया मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये मेरा आ गया नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये आ गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कंजर्वेटिव फोर्स क्या लग रहा है यहाँ पे, ग्रेविटी लग रही है, तो एफ की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, एम पुट कर दी। तो हमारे पास में क्या आ गया, हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, एम क्या आ गई है, एम। ठीक है, चलिए तो यार अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो ना तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करेंगे अब स्प्रिंग के अंदर। यहाँ पे आप एक स्प्रिंग देख रहे होंगे, और यहाँ पे ये मेरा एक्सटर्नल फोर्स है, और ये एक्स इनिशियल पोजीशन पे है। मैं इस एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाता हूँ, इसको इलोंगेट करता हूँ, और यहाँ पे मैंने इसको इस पोजीशन पे ले आया, मतलब इस एक्स फाइनल पोजीशन पे ले आया। जैसे जैसे मैंने एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाया, एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि स्प्रिंग फोर्स होता है, राइट। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या स्टोर हुई स्प्रिंग के अंदर। हमने बोला अभी कि भैया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, स्प्रिंग फोर्स। हमने कंजर्वेटिव फोर्स वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स हमने ये भी निकाल रखा है, वर्क डन जो है स्प्रिंग फोर्स में, राइट। तो यहाँ पे हमने एफ की वैल्यू क्या रख दी, माइनस के एक्स जो कि स्प्रिंग फोर्स होता है, इंटू डी एक्स जो भी डिस्प्लेसमेंट किया। सिंपली इंटीग्रेट करोगे इनिशियल से फाइनल पोजीशन में, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हाफ के एक्स एफ का होल स्क्वायर। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि आपका आने वाले न्यूमेरिकल्स में काफी काम आने वाला है।
सो डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ इक्विलिब्रियम की। तो हमें पता है कि 3 टाइप के हमारे पास में इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। सबसे पहले अगर हम स्टेबल की बात करें तो आप सबको हालांकि ये डेफिनेशन पता होंगी, स्टेबल क्या है, अनस्टेबल क्या है, न्यूट्रल क्या है। अगर नहीं पता है तो हमें टेलीग्राम पे जरूर लिखें, वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल बेसिकली आपके पास में क्या इक्विलिब्रियम होते हैं। अगर मैं यहाँ पे फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशनशिप देखूं तो मेरा फोर्स माइनस डी यू डिवाइड बाई डी आर इंटू में आर, और ये आर क्या है, अलोंग द पोजिशन वैक्टर है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आसानी से मैं लिख सकता हूँ। अगर मेरे पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई जेड डायरेक्शन में लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन की हेल्प से ऐसा लिख सकता हूँ, राइट। एट द स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, जब आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी तो नेट फोर्स उसके ऊपर जीरो होगा। और जैसा कि हमने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का और फोर्स का जो रिलेशन देखा, तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे फोर्स जीरो का मतलब क्या होगा, डी यू डिवाइड बाई डी एक्स मेरा क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब क्या होगा, यू मेरा कांस्टेंट होगा। यहाँ पे हम 3 केस लेते हैं जब आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, मिनिमम है एंड कांस्टेंट है। फर्स्ट केस देखो आप यहाँ पे, फर्स्ट केस है मेरा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का। तो यहाँ पे देखो डी यू डिवाइड बाई डी, नेट फोर्स क्या होगा मेरा, जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो होगा तो डी यू डिवाइड बाई डी एक्स का मोड कितना होगा, जीरो होगा। और u मेरा अगर मैक्सिमम है, इसका मतलब इसका du का जो डबल डेरिवेटिव हो क्या होगा मेरा, नेगेटिव होगा, राइट, नेगेटिव होगा। अगर मेरा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, इसका मतलब क्या होगा कि डबल डेरिवेटिव मेरा पॉजिटिव होगा, मतलब इस केस में पोटेंशियल एनर्जी मेरी मिनिमम होगी। और कांस्टेंट के केस में u जो है मेरा कांस्टेंट होगा। तो ये ग्राफ मेरे पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट में इस प्रकार के मेरे ग्राफ आएंगे इक्विलिब्रियम के अंदर, राइट। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं मैकेनिकल एनर्जी, और यू कैन से मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ बहुत ही सिंपल लॉ है, यहाँ पे कोई भी बहुत बड़ी माया नहीं है। और बस आपको एक बात याद रखनी है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ तब लगता है जब आप कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात कर रहे होते हो, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो मैकेनिकल कंजर्वेशन लॉ है आपका कि जो भैया आपका पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो क्या है, आपका कांस्टेंट है। ये जो दो एनर्जी है इनको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। बस आपको ध्यान रखें कब वैलिड है, इन द केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, इन द केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। बहुत हेल्प करता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या है कि सम ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड टोटल मैकेनिकल एनर्जी। एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि if internal forces are conservative forces and external forces do not work, then total mechanical energy of a system remains constant। ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये आपका है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। आगे हम पढ़ते हैं लास्ट एंड फाइनल, पावर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पावर समझाने से पहले मैं फिर से बता दूं कि टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लें अगर आपको एनोटेड पीडीएफ चाहिए तो। पावर की हम बात करें, पावर होता है शक्ति, मतलब कि वर्क डन पर यूनिट एरिया, मतलब कि कितना काम प्रति समय आप करते हैं, वो आपकी पावर कहलाती है। चलिए, तो एवरेज अमाउंट ऑफ वर्क डन और एनर्जी कन्वर्टेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एवरेज पावर। तो एवरेज पावर मेरा क्या होगा, टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल वर्क डन डिवाइड बाय में टोटल टाइम, ये क्या होगा मेरा एवरेज पावर होगा। जिसको हम क्या कह सकते हैं, टोटल वर्क डन क्या है मेरा, हमें पता है कि ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है एंड डिवाइडेड बाय, और यू कैन से कि टाइम टेकन, और यू कैन से डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इस प्रकार से हम एवरेज पावर को लिख सकते हैं एस, ये क्या डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो हम पी एवरेज को इस प्रकार से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब आपकी टाइम इंटरवल बहुत छोटी होगी, मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो होगा, तो उस केस में हमें पता है कि फिजिक्स की लैंग्वेज में हम उसको dt लिख सकते हैं। जब टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट होता है उस केस में हम इंस्टेंटेनियस पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आपका dw डिवाइड बाई dt होगा। इसकी जो यूनिट होगी आपकी वो क्या होगी, जूल पर सेकंड होगी, और ऐसा यूनिट में हम क्या बोलेंगे, इसको वॉट बोलेंगे, ये इसकी क्या है, यूनिट है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सिंपली शाला। ऐसे ही सेशंस के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूलिए।